हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 12। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 12 में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डीपीपीज। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर 06, डीपीपी नंबर 07 एंड डीपीपी नंबर 08। ये तीनों ही डीपीपी काफी आसान थी। आई होप आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन उसके ऑलरेडी सॉल्व हो गए होंगे। डीपीपी सॉल्यूशन वीडियो का जो तरीका होता है वो शायद आपको पता होगा कि डीपीपीस के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, सिर्फ डीपीपी के बढ़िया सवाल और बहुत बढ़िया सवाल या ऐसे सवाल जिसमें कोई एक नया कॉन्सेप्ट लगना हो, कोई डिफरेंट तरह की ट्रिक लगनी हो जो आपको क्लिक नहीं करेगी, ऐसे सवालों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हम डीपीपी के वो सवाल भी यहाँ पे नहीं लेते जो लेक्चर के दौरान हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। डीपीपी वीडियो का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि डीपीपी का क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिख कर आएगा। अगर आपसे वो क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो चुका है तो आप आगे बढ़ जाइए, उन क्वेश्चंस को ढूंढिए जो अभी तक आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं। पर अगर स्क्रीन पे आया वो क्वेश्चन आपसे अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है तो हम आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बढ़िया सा हिंट देंगे और उसके बाद आप वीडियो को वहीं पे पॉज करके क्वेश्चन को एक बार खुद से जरूर ट्राई करिएगा। इस बार डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। पर अगर अभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो हम और आप मिलकर देखेंगे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो तैयार हैं आप? शुरू किया जाए। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा फिजिक्स वाला। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12। आज का गोल सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी 06, 07 एंड 08। स्टार्ट करते हैं डीपीपी 06 से। बच्चों, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। A 50 microfarad capacitor, 0.05 Henry inductor and a 40 ohm resistor are connected in series with an AC source of EMF, ये दिया है। Calculate the reactance of the circuit। बच्चों, impedance नहीं, reactance मांगा है। reactance क्या होता है? या तो जीटा L होता है या तो जीटा C होता है। पर यहां देखो दोनों प्रेजेंट हैं, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी। तो बच्चों यहां रिएक्टेंस क्या होगा? जीटा L माइनस जीटा C या जीटा C माइनस जीटा L। रिएक्टेंस, इंपिडेंस में बेटा रेजिस्टेंस भी आता है पर रिएक्टेंस में सिर्फ जीटा L या जीटा C। तो अब यहां दोनों है तो या तो जीटा L माइनस जीटा C करेंगे या जीटा C माइनस जीटा L करेंगे, डिपेंड करेंगे कि कौन सा बड़ा है। एंड टेल इट्स नेचर, बताना पड़ेगा किस तरह का है। अगर जीटा C बड़ा है तो कैपेसिटिव नेचर होगा, जीटा L बड़ा है तो इंडक्टिव नेचर होगा। व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द अप्लाइड ईएमएफ? फेज एंगल फाई निकालना है। तो बेटा तो बहुत ही आसान सवाल है। पहले आप यहां से जीटा L की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना ओमेगा L से, जीटा C की वैल्यू कैलकुलेट कर लो 1 बाई ओमेगा C से। ओमेगा आपको ये दिख रहा है, ईएमएफ की इक्वेशन दी है, E इज इक्वल टू 310 साइन 314t, 310 साइन 314t। तो बेटा यहाँ पे दिख रहा है ये चीज क्या होती है? ओमेगा। ऐसी होता है ना, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा की वैल्यू दिख रही है, यहाँ रखो। इंडक्टर की वैल्यू वो रही, यहाँ पे इंडक्टेंस रखो, जीटा L मिल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से 314 रखो, कैपेसिटेंस की वैल्यू ये रखो, जीटा C मिल जाएगा। इसके बाद बेटा रिएक्टेंस निकालना है। तो रिएक्टेंस क्या होता है? या तो जीटा L होता है या तो जीटा C। अब दोनों प्रेजेंट है तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ जीटा L एंड जीटा C। देख लेना कौन सा बड़ा है, उसमें से छोटे को माइनस कर देना। फिर पूछा है क्या नेचर होगा? तो बेटा जो बड़ा होगा उसका नेचर होगा। अगर इंडक्टर बड़ा है तो इंडक्टिव नेचर, कैपेसिटर बड़ा है तो कैपेसिटिव नेचर। मतलब जीटा L बड़ा है तो इंडक्टिव नेचर, जीटा C बड़ा है तो कैपेसिटिव नेचर। फिर क्या पूछा है? फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द अप्लाइड ईएमएफ। बेटा फेज एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग? tan फाई इज इक्वल्स टू जीटा L डिफरेंस जीटा C डिवाइड बाई R। अब डिपेंड करेगा दोनों में से कौन बड़ा है। जो बड़ा है उसमें से उसको माइनस करो, नीचे R से डिवाइड करो। एकदम हलवा सवाल है, जल्दी से पॉज करके ट्राई करें। 1 2 3 4 5। कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। चलो भाई, E इज इक्वल टू 310 साइन 314t। बेटा यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिल गई हमको 314, जीटा L निकाल लिया हम लोग ने ओमेगा L, ओमेगा की ये वैल्यू रख दी, L की वैल्यू गिवन थी 0.05 हेनरी, रख दिया, जीटा L मिल गया। फिर बच्चा हमने जीटा C निकाल लिया 1 बाई ओमेगा C से, ओमेगा की ये वैल्यू चिपका दी और C की वैल्यू
50 माइक्रोफेरेड थी, तो 50 इंटू 10 टू द पावर -6 रख दी, ये जीटा सी मिल गया। बेटा दोनों में से कौन बड़ा है? जीटा सी बड़ा है, मतलब कैपेसिटिव सर्किट है। रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? जीटा सी माइनस जीटा एल, है ना। तो हमने माइनस किया, ये 47.9 के आसपास आ रहा था, तो करीब करीब 48 ओम मान लिया हमने 47.9 से, और क्या बोल दिया? कैपेसिटेंस का जीटा सी बड़ा है, तो कैपेसिटिव इन नेचर। नोट करें, 1 2 3 4 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद बेटा हम लोगों को क्या निकालना था? फेज निकालना था करंट और वोल्टेज के बीच का। तो हमने यहाँ पे इम्पीडेंस वाला डायग्राम बनाया, आर इधर होगा, ऊपर जीटा एल, नीचे जीटा सी। कौन बड़ा है? जीटा सी बड़ा है, तो इसका रिजल्टेंट नीचे आ गया, जीटा सी माइनस जीटा एल, है ना। जीटा एल ऊपर है, जीटा सी नीचे, ये बड़ा था तो जीटा सी माइनस जीटा एल। ये बेटा इम्पीडेंस जेड निकाल दिया, और ये हो गया फाई। tan फाई क्या हो जाएगा? जीटा सी माइनस जीटा एल डिवाइड बाई आर। मैंने क्या बताया था? डिफरेंस, जीटा एल में से जीटा सी माइनस करो, या जीटा सी में से जीटा एल, जो बड़ा हो उसमें छोटा माइनस कर दो। तो बेटा इसका डिफरेंस हमने देखा 48 आ रहा है, आर की वैल्यू भी 48 है, 1 आ गया। tan फाई 1 कब होता है? 45 डिग्री के लिए, तो फेज डिफरेंस 45। अब मैं आपसे यहाँ पूछूं करंट लीड करेगा कि लैग करेगा? तो बेटा कौन बड़ा है? जीटा सी बड़ा है ना, नीचे की तरफ, है ना। कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है? करंट लीड करता है। देखो करंट ऐसे होगा और वोल्टेज ऐसे होगा, करंट वोल्टेज से कितना आगे है? फाई आगे। तो इसमें एक सवाल ये भी बन सकता था कि कौन लीड करेगा, सो करंट विल लीड। नोट करें, 1 2 3 4 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये जेई का आया हुआ सवाल है, अभी रिसेंटली जेई में आया था, मेंस 2018 या शायद 19 का सवाल है या 17 का। अ सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन, बेटा ये ओमेगा की वैल्यू हो गई, है ना। ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी विद टी इन सेकेंड्स, गिव्स द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 4। हमको फेज डिफरेंस पहले से पता है, फाई की वैल्यू हमको गिवन है इस सवाल में कि फाई कितना है? पाई बाई 4 है। ओमेगा भी हमको दिख रहा है कितना है? 100 है ना। ई नॉट साइन ओमेगा टी। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल एग्जिबिट दिस? कौन सा सर्किट ये कर पाएगा, है ना। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है ऑप्शंस को मैच करने का, कि किस ऑप्शन से ये मैच करेगा। कैसे निकालोगे? बेटा tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखो, पहले सर्किट में क्या है? पहले सर्किट में रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है, मतलब जीटा सी है और आर है। दूसरे सर्किट में रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है, मतलब जीटा एल है और आर है। तीसरे में फिर से रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है, जीटा सी और आर है। चौथे में रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, जीटा एल और आर है। तो या तो जीटा एल और आर मिल रहा है या जीटा सी और आर मिल रहा है। तो बेटा ऐसे केस में tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? इस केस में tan फाई की वैल्यू क्या होगी? या तो जीटा एल बाई आर होगी और जीटा सी बाई आर हो जाएगी, इन्हीं दो में से एक वैल्यू होगी। इस वाले के लिए क्या होगा? जीटा सी बाई आर, जीटा एल बाई आर, जीटा सी बाई आर, जीटा एल बाई आर। अब फाई कितना है? 45 डिग्री, है ना, पाई बाई 4। तो बेटा tan 45 या tan पाई बाई 4 कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो या तो आर जीटा एल के बराबर हो या आर जीटा सी के बराबर हो। अब आपको 4 में से वो सर्किट ढूंढना है जिसमें आर की वैल्यू या तो जीटा सी के बराबर हो रही हो या आर की वैल्यू जीटा एल के बराबर। भाई जब आर जीटा सी के बराबर होगा तभी तो जीटा सी बाई आर कितना आएगा? 1। tan 45 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1, है ना। या तो आर जब जीटा एल के बराबर होगा, ये दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा? 1। tan 45 1। तो चेक करना है किसमें आर जीटा सी के बराबर या आर जीटा एल, तो चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। अब इसमें सिंगल करेक्ट है, तो जहां पे सही आंसर मिल जाए वहीं पे रुक जाना। स्टार्ट करो पॉज करके, 1 2 3 4 5। चलिए देखते हैं। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन 100t, ओमेगा की वैल्यू लिख ली हमने 100, ये बेटा ओमेगा होगा। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस है पाई बाई 4, हमने बोला tan पाई बाई 4 1। वी हैव आरसी सर्किट और आरएल सर्किट। बेटा या तो यहाँ पे आरसी सर्किट थे या एलआर सर्किट थे, तो tan फाई की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए हो जाएगी जीटा सी बाई आर, इसके लिए हो जाएगी जीटा एल बाई आर। पर हमें पता है tan फाई की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो बेटा अगर ये 1 होगा तो या तो आर इक्वल हो जीटा सी के, और अगर ये 1 है या तो आर इक्वल हो जीटा एल के। तो हमें चेक करना होगा किस केस में बराबर, यही मैंने बताया, नोट करें। 1 2 3 4 5। आइए देखें चेकिंग ऑप्शंस। इसमें और कोई तरीका है भी नहीं, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। पहले ऑप्शन को चेक किया, जीटा सी निकाला 1 बाई ओमेगा सी से, ओमेगा पता था 100, पहले वाले में सी कितना दिया है? 1 माइक्रोफेरेड है,
पहले वाले में सी कितना है 1 माइक्रोफेरेड, रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम है। तो हमने जीटा सी निकाला 1 माइक्रोफेरेड की 10⁻⁻⁶, जीटा सी कितना आया 10⁻⁴, रेजिस्टेंस कितना है 10⁻3। तो दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है तो बेटा जीटा सी बाई आर यहाँ पे 1 तो आएगा नहीं, और 1 नहीं आएगा तो मतलब ये 1045 के बराबर नहीं है, तो ये तो π/4 का फेज डिफरेंस नहीं दे पाएगा। दूसरे पे आए, दूसरे में हमारे पास इंडक्टर है तो हमने जीटा एल निकाला, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 मिली हेनरी है, तो जीटा एल ओमेगा 100, एल 1 मिली हेनरी 10⁻⁻3, तो जीटा एल आया 10⁻⁻1 ओम। रेजिस्टेंस कितना है दूसरे वाले में 1 किलो ओम है, यानी 10⁻3 है। फिर से दोनों बराबर नहीं हुए बेटा, दोनों बराबर नहीं है तो जीटा एल बाई आर 1 के बराबर नहीं आएगा, मतलब ये भी tan 45 नहीं बनाएगा, मतलब फेज डिफरेंस इसमें भी 45 का नहीं है। थर्ड ऑप्शन पे आए सी पे, सी में क्या है हमारे पास, फिर से कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस फिर से 1 किलो ओम, रेजिस्टेंस चारों में 1 किलो ओम था 10⁻3, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड है बेटा। तो हमने जीटा सी 1/ओमेगा सी से निकाला, ओमेगा की वैल्यू 100 रख दी, सी कितना है 10 इंटू 10⁻⁻6 10 माइक्रोफेरेड, कितना आया जीटा सी 10⁻3, रेजिस्टेंस कितना है 10⁻3, मैच कर गया। यानी इस बार जीटा सी बाई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, विच इज द वैल्यू ऑफ tan 45, यानी यहाँ पे फेज डिफरेंस 45 का बनेगा। अब चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि सिंगल करेक्ट था और एक करेक्ट मिल गया है। नोट करें 1 2 3 4 5। नेक्स्ट DPP 07, बेटा ये बहुत ही आसान DPP थी, इसमें एक सवाल ये अच्छा था और इसका भी एक पार्ट सिर्फ बहुत अच्छा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया है। चल, अ सीरीज LCR सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम हैज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इंटू 10⁻5। बेटा रेजिस्टेंस कितना दिया है 120 ओम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है 4 इंटू 10⁵ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। At resonance the voltages across resistance and inductance are, बेटा जब रेजोनेंस हो रहा है, जब रेजोनेंस हो रहा है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हैज एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। बोला है जब रेजोनेंस हो रहा है तब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है 60, अक्रॉस इंडक्टेंस कितना है 40। बेटा कौन सा वोल्टेज होगा, ये RMS ही होगा। सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यानी VL RMS कितना दे रखा है 40 वोल्ट, और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ये भी कौन सा होगा RMS कितना दे रखा है 60 वोल्ट। इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, इंडक्टर में वोल्टेज गिवन है RMS वैल्यू, रेजिस्टेंस में RMS वैल्यू है, रेजिस्टेंस की है, इंडक्टेंस की है। द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L इज, सबसे पहले L की वैल्यू पूछी है, कैसे निकालेंगे L की वैल्यू, बेटा VL पता है, VL इज इक्वल्स टू I इंटू जीटा एल लगा सकते हैं, VL इज इक्वल्स टू I इंटू जीटा एल लगा सकते हैं। VL पता है 40, I नहीं पता, और जीटा एल क्या होता है ओमेगा एल, अभी ओमेगा भी गिवन है, ओमेगा नॉट इंटू एल, तो ओमेगा भी पता है, ये भी पता है, L निकालना है, I नहीं पता है पर कि करंट कितना है ना। अगर I पता होता तो L यहीं से निकल जाता, भाई VL दे रखा था इसमें, RMS वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस दे रखा है 40, VL RMS क्या होगा I RMS इंटू जीटा एल, बेटा ये RMS के लिए इक्वेशन लिखी मैंने, तो 40 इज इक्वल्स टू I, जीटा एल को ओमेगा नॉट एल, ओमेगा नॉट भी पता है, बस I मिल जाए तो काम बन जाए। अब I कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस दे रखा है, इससे I निकाल लो, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू I इंटू R, ये भी RMS के लिए लिखा मैंने। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना दिया है 60, करंट नहीं पता, बेटा रेजिस्टेंस दे रखा है 120, यहाँ से करंट मिल जाएगा, कितना हो गया 60/120 यानी 1/2 0.5, ये करंट की वैल्यू यहाँ चिपका दो, ओमेगा नॉट चिपका दो, L मिल जाएगा, खत्म। नोट करें, ट्राई करें, 1 पॉज करके 1 2 3 4 5, आइए देखें, हमें L निकालना था, हमारे पास VR RMS था, I RMS इंटू R लिख दिया, VR RMS कितना दिया है 60, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, I RMS नहीं पता, रेजिस्टेंस 120, यहाँ से करंट मिल गया हमको 0.5। फिर हमने क्या कहा, VL इज इक्वल्स टू I RMS इंटू जीटा एल, RMS की इक्वेशन लिख ली वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के लिए, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 40 है, करंट मिल चुका है 0.5 जीटा एल,
जीटा एल कितना आ गया, 80 आ गया। बेटा जीटा एल क्या होगा, ओमेगा एल, ओमेगा नॉट एल, इस टाइम ओमेगा नॉट एल, ओमेगा नॉट की वैल्यू डाल दी और एल निकाल लेंगे अब यहाँ से, ओमेगा नॉट की वैल्यू डाल दी। समझ में आया? हमने पहले करंट निकाला, करंट कैसे निकाला, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस से, V इज इक्वल्स टू आई आर, वी रखा, आर रखा, आई निकाला। अब आई की ये वैल्यू हम यूज कर लिए किसमें, इंडक्टिव सर्किट में। भाई करंट की जो आरएमएस वैल्यू है वो तो सेम होगी सबके लिए, है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू अलग अलग होगी सबके लिए, मतलब वोल्टेज के साथ अगर उनका फेज देखें तो अलग होगा, पर आरएमएस वैल्यू तो सेम होगी। तो यही आरएमएस वैल्यू यहाँ यूज कर ली। हमको वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पता था, करंट रख दिया, जीटा एल निकाल लिया। जीटा एल क्या होता है, ओमेगा नॉट एल, ओमेगा नॉट की वैल्यू रखी, उसके बाद एल कैलकुलेट किया 0.2 मिली हेनरी। नोट करें, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी इज। अब बेटा हमें कैपेसिटेंस निकालना है। अब जरा ध्यान से सोचो, ये क्वेश्चन रेजोनेंस का है। अगर बेटा ये क्वेश्चन रेजोनेंस का है तो क्या रेजोनेंस के वक्त जीटा एल इज इक्वल टू जीटा सी होता है। जीटा एल अभी आपने देखा 80 आ रहा था, जीटा सी क्या हो जाएगा, 1 बाई ओमेगा नॉट सी। आपको ओमेगा नॉट भी पता है, सी की वैल्यू निकल जाएगी, खत्म। ट्राई करें, 1 2 3 4 5। जीटा इज इक्वल्स टू जीटा सी। क्यों ऐसा बोल पाए, क्योंकि हमको बता रखा है इन्होंने कि रेजोनेंस हो रहा है, तभी बोल पाए, अदरवाइज नहीं बोलते। जीटा एल की वैल्यू 80 अभी निकाली थी, 1 बाई ओमेगा नॉट सी। ओमेगा नॉट की वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है, ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 80 ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की वैल्यू डाल दी, 4 × 10⁵, यहाँ से आपको सी की वैल्यू मिल गई। क्लियर है? जीटा इज इक्वल टू जीटा सी किया, जीटा एल निकाल चुके थे, जीटा सी 1 बाई ओमेगा नॉट सी, ओमेगा नॉट भी पता है। क्लियर? नोट करें, 1 2 3 4 5। अब बेटा ये पार्ट अच्छा था इसका। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करके करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। इसमें ना थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी द करंट इन दिस सर्किट लैग्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। पूछ रहा है किस फ्रीक्वेंसी पे करंट लैग करेगा वोल्टेज को बाय 45 डिग्री। अब इसको शायद आप लोगों ने किया हो, पर बहुत लंबे मेथड से किया हो। पूछ रहा है करंट इन दी सर्किट लैग्स दी वोल्टेज बाय 45 डिग्री। ठीक है, करंट लैग्स वोल्टेज, बेटा करंट लैग्स वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, कैसा सर्किट होगा, करंट किस में लैग करता है, इंडक्टिव सर्किट में लैग करता है ना। इसका मतलब ये हो गया कि सर्किट कैसा है हमारा, इंडक्टिव है। अब बेटा इंडक्टिव है तो डेफिनेटली जीटा एल बड़ा होगा जीटा सी से। करंट लैग्स वोल्टेज, करंट कब लैग करेगा बेटा वोल्टेज से, करंट कब लैग करेगा वोल्टेज से, जब जीटा एल बड़ा हो, जब सर्किट इंडक्टिव होगा तभी तो करंट लैग करेगा। अगर जीटा सी बड़ा होता तब तो करंट लीड करता। अच्छा, फेज कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम बनेगा, जीटा एल माइनस जीटा सी ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा और ये एंगल फाई हो जाएगा। ये तो जेड की वैल्यू है। बोलो समझ में आया? जीटा एल बड़ा है, जीटा एल माइनस जीटा सी। यहाँ से बेटा हम लोग बोल सकते हैं tan फाई इज इक्वल्स टू जीटा एल माइनस जीटा सी बाई आर। tan फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। भाई फाई 45 डिग्री है, सो 1 इज इक्वल्स टू जीटा एल क्या होता है, ओमेगा एल, जीटा सी 1 बाई ओमेगा सी अपॉन आर। अब इसमें वो ओमेगा मत रख देना जो देखा था, ये रेजोनेंस थोड़ी ना। कहाँ रेजोनेंस है भाई, रेजोनेंस में तो करंट क्या करता है, वोल्टेज के साथ सेम फेज में होता है। ये रेजोनेंस तो है नहीं, नॉट रेजोनेंस। रेजोनेंस होता तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते, यहाँ तो लैग कर रहा है, तो वाला ओमेगा मत रखना। बेटा एल की वैल्यू अभी आपने निकाल रखी है, सी की वैल्यू आपने निकाल रखी है, आर की वैल्यू गिवन है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि यहाँ पे आप एल की वैल्यू चिपका दो, सी की वैल्यू चिपका दो और आर की वैल्यू चिपका दो। बड़ा लंबी मेथड होगा क्योंकि ओमेगा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, ओमेगा सी इधर ओमेगा आके मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की क्वाड्रेटिक बनेगी। एक तरीका तो ये है, देखो ना, आपको सी की वैल्यू पता है 1/32 माइक्रोफेरेड, आपको एल की वैल्यू पता है 0.2 मिली हेनरी और आपको आर की वैल्यू पता है रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम। तो आर पता है, एल पता है और सी भी पता है।
तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पे रख दें, आर एल सी की, ओमेगा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, उसको सॉल्व कर लें। एक तरीका तो ये है, एक तो तरीका ये है, और बेटा ये तरीका क्या हो जाएगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा ओमेगा में क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। तो सर दूसरा तरीका क्या है, वैल्यू रख रख के चेक कर लें, वो भी उतना ही लेंदी है। एक एक वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे किस वैल्यू के लिए इक्वेशन सही है नहीं है। थोड़ा ना इसमें ट्रिक वाला दिमाग लगाएंगे। ट्रिक वाला दिमाग क्या लगाएंगे, जरा देखो ध्यान से। क्या आप लोग को ये डायग्राम याद है, शायद याद हो। यहाँ मैंने ओमेगा लिया, क्या जीटा एल ऐसे वेरी करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एल। क्या जीटा सी ऐसे वेरी करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। याद है भाई, जीटा एल क्या होता है, ओमेगा एल, जीटा सी क्या होता है, 1 ओमेगा सी। क्या जीटा एल ऐसे होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जीटा सी ऐसे होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा आप मेरे को बताओ कि ये जगह क्या है। ये बेटा वो जगह है जहां पे जीटा एल की वैल्यू और जीटा सी की वैल्यू सेम आ रही है। ध्यान से देखो, इस जगह पे जो जीटा एल की वैल्यू है वही जीटा सी की वैल्यू है। यहां पे देखो, जो जीटा सी की वैल्यू है वही जीटा एल। ऐसा कहां पे होता है, रेजोनेंस पे। यानी ये रही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। पहली बात यहां तक समझ में आया, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मैं इस ग्राफ से ना इसको तुरंत सॉल्व कर दूंगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओमेगा की सॉल्व करनी है। देखो तरीका तो यही होगा नॉर्मल, कि करंट लैग्स वोल्टेज दे रखा है, करंट लैग्स वोल्टेज बाई 45 डिग्री। करंट लैग कब करता है, जब इंडक्टिव सर्किट हो, यानी जीटा एल जीटा सी बड़ा है। ये डायग्राम बनाया, tan phi इज इक्वल टू जीटा एल माइनस जीटा सी बाई आर। जीटा एल की वैल्यू ओमेगा एल, जीटा सी 1 ओमेगा सी, 545 डिग्री, tan 45 1। हमने कहा एल पता है, सी पता है, आर पता है, रख दो और ओमेगा की क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका ये है कि ओमेगा की एक वैल्यू डाल के देख लो किसके लिए सही है। तीसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, सबसे शॉर्टकट और सबसे सही मेथड इसका क्या है, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है तो बड़ा तगड़ा मेथड लगा सकते थे आप। आपने यहाँ पे देखा कि भाई जीटा एल का ग्राफ ऐसे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, जीटा सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। इस जगह पे हमने देखा कि जीटा सी की वैल्यू और जीटा एल की वैल्यू सेम है, जीटा सी की वैल्यू ये, जीटा एल की भी है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई। अब बेटा बोल रहा है कि इंडक्टिव सर्किट है, इस सिचुएशन के लिए इंडक्टिव है, यानी जीटा एल जीटा सी से बड़ा है। बेटा जीटा एल जीटा सी से बड़ा किस तरफ होगा, इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा। ये ओमेगा की हमने यहाँ पे ओमेगा लिया है एक्सिस पे, तो इसके इस तरफ जीटा एल बड़ा है या इस तरफ बड़ा है, देख के बताओ, डिसाइड करो। जब आप इस तरफ जाओगे, यहाँ देखो कोई पॉइंट लो, जीटा सी की वैल्यू छोटी है, जीटा एल की वैल्यू बड़ी है। इस तरफ देखो, जीटा एल की वैल्यू छोटी है, जीटा सी की वैल्यू बड़ी है। इस तरफ देखो, जीटा एल की वैल्यू छोटी, जीटा सी की वैल्यू बड़ी। इस तरफ देखो, जीटा सी की वैल्यू छोटी, जीटा एल की बड़ी। मतलब जो भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इस तरफ होगी, जो भी हमारा आंसर है वो इस तरफ होगा। ऐसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है जिसके लिए जीटा एल जीटा सी से बड़ा हो, इसी तरफ तो होगा। इस तरफ देखो, इस तरफ के ओमेगा के लिए जीटा एल बड़ा, जीटा सी। यानी जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा, उसके लिए क्या ट्रिक होगी हमारे फाइनल आंसर की, कि जो भी ओमेगा होगा वो इस तरफ आ रहा होगा, तभी तो जीटा एल बड़ा है। यानी इसमें से वही ओमेगा बेटा सही वैल्यू देगा जिसकी वैल्यू ओमेगा नॉट से बड़ी हो, तभी तो जीटा एल बड़ा होगा। इस तरफ के ओमेगा के लिए, वेयर ओमेगा इज इस तरफ, जो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से बड़ी है उसके लिए जीटा एल बड़ा है। बेटा ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी थी, जरा चेक करते हैं। ओमेगा नॉट हमको गिवन है 4 × 10⁵। तो ये है 4 × 10⁵। अब इससे बड़ी वैल्यू के लिए ही जीटा एल बड़ा हो सकता है। अब जरा ऑप्शन चेक करो, पहला वाला तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, नहीं हो सकता। दूसरा वाला ओमेगा की वैल्यू इससे पहले है, भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यही थी 4 × 10⁵। इससे छोटी वैल्यू 3 × 10⁵, भाई इसके लिए तो जीटा सी बड़ा हो रहा है, देखो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा वाला पॉसिबल है 8 × 10⁵। 8 × 10⁵ इधर आएगा, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, ये हो सकता है। चौथा वाला देखो फिर छोटा है, 2 × 10⁵ इस तरफ। एक ही ऑप्शन है बेटा जिसमें ओमेगा नॉट से बड़ा है, एक ही ऑप्शन है जिसके लिए जीटा एल जीटा सी से बड़ा हो सकता है, तो यही आंसर होगा। अभी भी बिलीव नहीं है तो उठा के ये वैल्यू वहां पे पुट कर दो और चेक कर लो। हाँ, अब यहाँ पे ऐसा होता कि 2 ऑप्शन ऐसे होते, सवाल अगर और अच्छा बनता, डिफिकल्ट बनता, तो ये होता कि 2 ऑप्शन ऐसे मिलते जिनके लिए ओमेगा नॉट से बड़ा हो जाता, तब तो भाई वैल्यू रख के चेक करना पड़ता। क्लियर है, बढ़िया ट्रिक थी इसमें, नोट करें। 1 2 3 4 5। देखो ये करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई 45 डिग्री। करंट लैग कर रहा है बेटा, करंट लैग कर रहा है मतलब इंडक्टिव सर्किट।
इंडक्टिव मतलब जीटा एल जीटा सी से बड़ा, मैंने ट्रिक लगाई, ओमेगा और जीटा का ग्राफ बनाया रिएक्टेंस का, मैंने देखा कि जीटा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा और जीटा सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। मैंने कहा भाई इस जगह पे जीटा एल की जो वैल्यू है जीटा सी की भी वही वैल्यू है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई? रेजोनेंट। इसकी वैल्यू हमको पता है 4 × 10⁵। अब बेटा इसके जब हम इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ की ओमेगा की जो भी वैल्यूज हैं उनके लिए आप देखो जीटा एल की वैल्यू बड़ी है और जीटा सी की वैल्यू छोटी है, यही हमको चाहिए भी। तो 4 में से ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसके लिए ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो। क्लियरली जीटा एल इज ग्रेटर देन जीटा सी, किसके लिए? फॉर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। अमंग द गिवन ऑप्शंस ओनली 3 8 × 10⁵ रेडियन पर सेकेंड इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, हेंस दिस इज द आंसर। अब यहीं पे दो वैल्यूज ऐसी होती हैं जो इससे बड़ी होती है तो फिर रख रख के चेक कर लेते हैं, अदरवाइज ओमेगा का क्वाड्रेटिक बनाना लास्ट ऑप्शन है। नोट करें 1 2 3 4 5 DPP 8। अब क्या है? A 1.5 millihenry inductor in an LC circuit stores a maximum energy of 30 microjoule। बेटा L की वैल्यू दे रखी है 1.5 × 10⁻³ मैक्सिमम एनर्जी। बेटा U इन इंडक्टर मैक्सिमम कितना होगा? हाफ L I0 का स्क्वायर है ना। अगर आपको समझ में आ रहा हो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, अपना LC ऑसिलेशन का सवाल है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन दी सर्किट? पूछ रहा है मैक्सिमम करंट कितना होगा। बेटा यही तो मैक्सिमम करंट होता है। U की वैल्यू गिवन है, यहाँ चिपका दो 30 माइक्रोजूल, L की वैल्यू यहाँ चिपका दो, आपको I0 की वैल्यू मिल जाएगी। खत्म कर लें। 1 2 3 4 5 UB इज इक्वल्स टू हाफ L I0 स्क्वायर। ये बेटा मैक्सिमम एनर्जी होती है, अदरवाइज एनर्जी शेयर्ड होती है इंडक्टर और कैपेसिटर में LC ऑसिलेशन में। अभी सारी की सारी एनर्जी किस पे? इंडक्टर पे। 30 × 10⁻⁶ माइक्रोजूल था, हाफ L 1.5 मिली हेनरी 1.5 × 10⁻³ I0 का स्क्वायर, यहाँ से I0 कैलकुलेट कर लिया। नोट करें 1 2 3 4 5। लास्ट सवाल। अ वेव ऑफ वेवलेंथ 300 मीटर कैन बी रेडिएटेड थ्रू अ ट्रांसमीटर। बेटा ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर एक LC सर्किट होता है। ये ट्रांसमीटर क्या चीज है बेटा? ये अपना एक LC सर्किट है, ठीक है। अब वो एक वेव इमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है ना। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2.4 माइक्रोफैरड इज अवेलेबल। बेटा यहाँ पे क्या होगा? एक कैपेसिटर होगा और क्या है अपने पास? एक इंडक्टर होगा। बोल रहा है कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? 2.4 माइक्रोफैरड है। अच्छा, व्हाट इज द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल रिक्वायर्ड फॉर द ऑसिलेटरी सर्किट? पूछ रहा है L की वैल्यू कितनी होगी अगर हमें एक ऑसिलेटरी सर्किट बनाना है। अच्छा, अब इसमें से जो वेव्स निकलेंगी वो कब निकलेंगी? इसमें से जो वेव निकलेंगी वो किस फ्रीक्वेंसी की निकलेंगी? बेटा जो LC ऑसिलेटरी सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी की वेव यहाँ से रेडिएट होंगी, है ना। जब एनर्जी यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी तो बीच में रेडिएशंस बाहर आती हैं, है ना। आपको पता है ना, जब भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो बेटा जो वेव निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी इसी सर्किट के फ्रीक्वेंसी के बराबर तो होगी। यही इसमें कॉन्सेप्ट था कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बेटा ये कौन सी वेव निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेटर। बस यही एक इसमें पॉइंट था, है ना। कौन सी रेडिएशन निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें से रेडियो वेव, यही सब वेव्स निकलेंगी इसमें से, है ना। देख रहे हो उनकी वेवलेंथ कितनी बड़ी है, रेडियो वेव्स वगैरह हैं वेरी लॉन्ग वेवलेंथ की, है ना। माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स निकल रही हैं। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेटर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेटर कितना होता है बेटा? ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 1/√LC होता है। यहाँ से बेटा ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुई, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? ω/2π होगी कि नहीं? अच्छा, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, ये तो हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की वैल्यू पता है हमको 1/√LC। यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी ऑसिलेटर की? 1/2π√LC। ये तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हो गई।
1/2π√LC, ये तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होगी। बेटा इधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी क्या होती है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर 3 × 10⁸, है ना। और बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये पढ़ा है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये किसी भी वेव के लिए ट्रू होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, v/λ। बेटा v हमको पता है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट रख दो, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लैम्डा गिवन है वो रख दो, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल के यहाँ पे चिपका दो, यू गेट द वैल्यू ऑफ L। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लो जो रेडिएशन निकल रही है, इसमें से जो रेडिएशन निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी आप निकाल लीजिए यहाँ से v/λ से, है ना। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी उसकी स्पीड लाइट की होगी, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा का इक्वेशन लगा दिया। ये किसी भी वेव के लिए ट्रू होता है, f इज इक्वल्स टू v/λ। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ की निकाली, यही LC ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होगी। ट्राई करें, यहाँ से निकाल के उससे इक्वेट कर देना, L की वैल्यू मिल जाएगी। 1 2 3 4 5। चलिए, गिवन वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके लिए स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा निकाला, f की वैल्यू निकाल ली। ये बेटा इमिटेड वेव की फ्रीक्वेंसी है। अब ये किस फ्रीक्वेंसी की वेव इमिट करेगा, जो इसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमने देखा भाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, ऐसे कर लिया हमने। इसी फ्रीक्वेंसी की वेव इमिट करेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π, f की वैल्यू रख दी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC फॉर LC ऑसिलेटर, ओमेगा की यहाँ से स्क्वायर कर दिया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC, C की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, गेट द वैल्यू ऑफ L। 1 2 3 4, वही किया, फ्रीक्वेंसी इक्वेट नहीं किया, वही फ्रीक्वेंसी निकाल के यहाँ पे यूज कर ली, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी, वही मैं वहां बता रहा था, फ्रीक्वेंसी इक्वेट कर लो, एक ही बात है। इधर से फ्रीक्वेंसी निकालो, इधर से फ्रीक्वेंसी निकालो, इक्वेट कर लो, या यहाँ की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे यूज कर लो ओमेगा की जगह। 1 2 3 4 5, L इज इक्वल्स टू 1/ω²C, ओमेगा की वैल्यू, C की वैल्यू, गेट द वैल्यू ऑफ L। 1 2 3 4 5। तो बेटा यहीं पे डीपीपी डिस्कशन होता है समाप्त, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल थे इन सारी डीपीपीज में, है ना। कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी सवाल इसी में मिलता नहीं, वैसे ही बताया था। जो ट्रिकी सवाल थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अब ये चैप्टर होता है समाप्त। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।